Hello students, respiration lecture number 9. Now you all know that now the lesson is getting very difficult. Okay, proton pump आ गया, actual process आ गया जहाँ पे energy release होती है, ATP बनते हैं. See, since beginning we are saying that respiration is catabolic, wherein complex organic compound are broken down to release energy, that is exothermic. The energy released is trapped in form of ATP molecule, which is biological currency. And in this process of aerobic respiration, oxygen participates. So we were talking about three things: catabolic reaction, exothermic process, and participation of oxygen. ठीक है, ये स्टार्टिंग से बोल रहे हैं. अब हम एक्चुअल वो प्रोसेस सीख रहे हैं जिसमें मेजर अमाउंट ऑफ एटीपी बनेंगे. रियल में जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो एटीपी में ट्रैप होगी, यूजेबल बायोलॉजिकल करेंसी बनेगी एंड ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा. सी, इफ ऑक्सीजन इज पार्टिसिपेटिंग देन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन इज कंप्लीट. अगर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है तो बर्निंग कंप्लीट होता है. यू नो द वर्ड बर्निंग. आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 1 kg वुड जलाया तो आपको मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी. अगर आपने ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाया तो वो आधा अधूरा जलेगा और आधा अधूरा जलने के बाद रिलीज्ड एनर्जी कम होगी. राइट? सो दिस इज हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीजन. Aerobic respiration is complete breakdown. Aerobic respiration gives out maximum energy per molecule of glucose. This is what is the process electron transport system, which is exothermic, in which energy is used to synthesize ATP, and in the presence of oxygen, atmospheric oxygen, the oxidation is complete. Okay, so we are discussing last step of aerobic respiration, ATS. Okay, चलो अब स्टार्टिंग से जहां पे ये चैप्टर हमारा डिफिकल्ट होता गया, दैट इज ATS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी चेन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन. ओके, चलो सब लोग बहुत सिस्टमैटिकली मेरे साथ काम करेंगे और इतना आज इतना ही करना है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है. ओके, सो पार्ट वाइज हम काम करेंगे. पूरा ATS एक दिन में आपको समझ में आया, वंडरफुल. ओके, लेकिन नहीं आता है इज रियलिटी. सो चिल, थोड़ा थोड़ा करते जाना है. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू राइट नाउ इज दैट you know where does the ATS occur. Okay, so see, this is a mitochondria. Okay, इसका ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चेम्बर, ये पूरा जो मैंने शेडेड करके यहाँ पे बताया, फोल्डेड, ये है इनर मेम्ब्रेन. और इनर पूरा रेड डॉट्स वाला इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. द इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टा, क्रिस्टेई. क्रिस्टा इज सिंगुलर, क्रिस्टे इज प्लूरल. ये इनर मेम्ब्रेन में ये पूरे इलेक्ट्रॉन कैरियर बैठे हैं. अब आपने एनसीईआरटी का स्टेट बोर्ड में जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दी है वो बहुत बारीक है, वो बड़ी भी नहीं छापी है एनसीईआरटी वालों ने, स्टेट बोर्ड वालों ने. थोड़ा बड़ा मैग्नीफाई करके तो वो आंखों से पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो. ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आपने डायग्राम देखा और आप डर गए. ओके, सो चलो, डरे हुए हो, अग्रीड. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट जहां से मैंने आपको ATS सिखाना शुरू किया था. Okay, what we discussed? सबसे पहले ATS occur in inner membrane of mitochondria. You know what is ATS? Electron transport system. It require membrane. So what is the membrane? Membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria. It require electron carriers. Which are they? Cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanin जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में सीखे थे, वैसे यहाँ पे FMN, coenzyme Q, cytochrome B, C1, C, A3, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है. ये कैसे बैठे हैं? दे आर अरेंज फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल. ओके, दिस इज अलाउिंग डाउनहिल मूवमेंट ऑफ एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन. हु इज गिविंग एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन? NADH इज गिविंग इलेक्ट्रॉन एंड द ATS इज वर्किंग. NADH को हाइड्रोजन किसने दिया? हु गेव हाइड्रोजन टू NADH? These are oxidative steps of glycolysis, acetylation, TCA, in which hydrogen is given to NAD. And NAD is reduced to NADH, right? At only one place, the hydrogen is given to FAD and FAD is converted to FADH2. So these are called reduced coenzyme. Reduced coenzyme initiate the process
एंड सबसे पहले मैंने बोला था लोकेशन ध्यान में रखो और कैरियर्स का सीक्वेंस ध्यान में रखो। ओके, सो डे 1 से फिर से पढ़ा रही हूँ, अच्छे से समझ के चलेंगे। चलो, तो सब लोगों को क्या ये सीक्वेंस लर्न है? ये मैंने जुगाड़ू सीक्वेंस सिखाया था आपको। मैंने क्या बोला था बेटा, ये कॉम्प्लिकेट अगर नहीं भी आया तो ये आपके हर एमसीक्यू का आंसर देगा। ओके, तो ये पहले हमने सबसे पहले देखना है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व oxidative step gives hydrogen, oxidative step give hydrogen, NAD, NAD, FMN, FMN, coenzyme Q, UQ, coenzyme Q, UQ, cytochrome B, cytochrome B, cytochrome C, cytochrome C, right? Cytochrome AA3, cytochrome AA3 and atmospheric oxygen. Okay, so ये पूरा जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन एटम जो NAD, FAD के पास गया, ओके, तो इलेक्ट्रॉन आगे गया और हमने एक सिंपल सी बात बोली थी कि एट कोएंजाइम Q, ये जो हाइड्रोजन आ रहा है, एट कोएंजाइम Q प्रोटॉन्स आर शिफ्टेड टू आउटर चेम्बर एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फर्दर। मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बोला कि NAD, FMN, कोएंजाइम Q आर हाइड्रोजन एटम एक्सेप्टर। अब देखो, अगर ये कॉम्प्लिकेट डायग्राम हम कंपेयर करके देखते हैं तो देखो, NAD हाइड्रोजन कैरियर, FMN हाइड्रोजन कैरियर, कोएंजाइम Q हाइड्रोजन कैरियर, isn't it? NAD, FMN, कोएंजाइम Q आर हाइड्रोजन एटम कैरियर। ओके, बाकी के साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, C1, AA3, साइटोक्रोम B, C1, राइट? साइटोक्रोम B.C1, यहाँ पे साइटोक्रोम B.C1, CAA3, ये पूरे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर। देखो, तो ये कॉम्प्लिकेट डायग्राम और हमने जो रट्टा मारा इसका मीनिंग सेम है, बस थोड़ा अरेंजमेंट अल्टर कर दिया मैंने। ओके, मैंने जो आपको सिंपल सा ETS सिखाया उसमें आपके एक भी MCQ का आंसर नहीं गलत जाएगा, बिकॉज द अल्ट्रेशन डन आर वेरी वाइज। ये डायग्राम को मॉडिफाई करके मैंने ये जो आपको उतार के दी है वो रियली वाइज ETS है, जिसमें पूरे कॉम्प्लिकेशन निकाल दिए। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? ये आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पे है, लेकिन इसका काम आपको नहीं पता, ये बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ओके, तो मैंने ये ETS में आयरन सल्फर प्रोटीन को निकाल दिया। ठीक है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन है। ओके, ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है 1, 2, राइट, इनको मैंने निकाल दिया। अगर मैंने उनको निकाल दिया तो ये सिंपल सा ETS बन गया। यहाँ पे कोएंजाइम Q, QH2 ऐसे 2 बार लिखा है मैंने, सिंपल सी बना दी उसको। ओके, दोनों को मिलके कोएंजाइम Q ऑब्लिक UQ लिख दिया मैंने। ओके, ये जो है एक गेटवे NAD द्वारा ETS होता है, तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। हमने बोला 3 जगह सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी। हमने क्या बोला? 3 जगह सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी। ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स। ओके, सबसे पहले NAD2FMN, यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी। साइटोक्रोम B.C1, यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी, और साइटोक्रोम AA3, यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी। What is sufficient energy? It is the energy which has ability, which has capacity to transfer proton from matrix to mitochondria, matrix of mitochondria to outer chamber of mitochondria. So ये 3 जगह रिलीज होती है, तो 3 प्रोटॉन पेयर इनर चेम्बर टू आउटर चेम्बर जाते हैं। वही तो मैंने बोला। देखो, यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हुई, प्रोटॉन पेयर नंबर 1, यहाँ पे प्रोटॉन पेयर नंबर 2, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे प्रोटॉन पेयर 3, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो ये सिंपल वाला ETS और ये ETS में क्या अंतर है? ये तो मैंने सिंपल ड्रॉ किया है, NCERT का डायग्राम देखा है। ओके, उसमें FAD की पोजीशन देखी है, कितनी दिक्कत आती है। FAD के बारे में तो कुछ समझता ही नहीं। तो FAD की पोजीशन क्या है? दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ETS। जब जब NADH ETS शुरू करेगा तो ये पाथ फॉलो होगा। जब जब NADH ETS शुरू करेगा तो ये पाथ फॉलो होगा। सिर्फ
एक जगह TCA में FAD बनता है, तो FAD ETS को यहाँ पे ज्वाइन करता है। ओके, तो NAD भी कोएंजाइम Q के पास आता है, FAD भी कोएंजाइम Q UQ के पास आता है। तो मैंने वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में जो अलग अलग शेप उतारे हैं वो सब निकाल दिया, एक सिंपल सा ETS आपके दिमाग में डाल दिया, राइट। ओके, बस एक बात थोड़ी आपको खटकेगी कि मैंने बोला कोएंजाइम Q के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होता है। इट इज नॉट सो, इट इज जस्ट आई मेड इट सिंपल कि इसके पहले पूरे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर है और इसके आगे सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से बनते हैं। बस ये बात मैंने थोड़ी गलत बोली या और ज्यादा मॉडिफाई करके बोली, बाकी पूरा ETS हमने जो ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया सेम है, राइट। चलो बोलते हैं, लेट अस स्टार्ट। सी, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, oxidative step, hydrogen goes to, hydrogen atom goes to NAD, FMN, coenzyme Q UQ, cytochrome B.C1, electrons are passed, right? Okay, then cytochrome C, AA3, and electron is accepted by atmospheric oxygen, it is ionized oxygen. Now what happened to the protons? Okay, proton सिर्फ यहाँ पे नहीं है, प्रोटॉन जहां जहां पे सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो इन दिस प्रोसेस सफिशिएंट एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम NAD to FMN, cytochrome B.C1 and cytochrome AA3. This sufficient energy is shifting proton from the matrix to the outer chamber of mitochondria. ओके, और वो एनर्जी रिलीज करने के सोर्सेस, कहां से एनर्जी आई? पहले NAD to FMN एनर्जी रिलीज हुई, ये वाला कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B.C1 ने एनर्जी दी और साइटोक्रोम AA3 ने, ये तीन कॉम्प्लेक्स ने एनर्जी दी, जिसकी वजह से प्रोटॉन मैट्रिक्स टू आउटर चेंबर शिफ्ट हुए। मीनिंग पे ध्यान दो। ओके, बेकार में कॉम्प्लिकेट डायग्राम और प्रोसेस में फंसने की जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज सिंपल ETS फॉर NAD। यहां से यहां तक जो हमने सीखा ये NAD के लिए है। Now what is for FAD? FAD is another pathway which joins ETS at coenzyme Q UQ. But when it initiates the process and it runs like this, at only two locations sufficient energy is released. And at two locations, two pair of proton, ये energy use करके two pair of proton are shifted from matrix to outer chamber. Two proton pair are shifted from matrix to outer chamber. So FAD releases sufficient energy at two locations. Two proton pair are shifted to outer chamber, right? So what we understood? Proton concentration in the outer chamber is very high and proton concentration in the matrix of mitochondria is low. Proton concentration in the matrix of mitochondria is low. So protons are shifted from its lower concentration to its higher concentration, and this movement is active. This movement is active because it is not following the concentration gradient. Protons are shifting from its lower concentration to its higher concentration. So protons accumulate in outer chamber. Okay, so देखो proton मैंने पूरे लिख दिए रेड पेन से। More proton are in the outer chamber. Now it will move through this oxysome F1 particle. See, this is headpiece, stalk and a base. Base is embedded in the matrix of mitochondria. Base is embedded in the inner membrane of mitochondria. Head is submerged in the matrix of mitochondria. I repeat, base of the oxysome is embedded in the membrane of the mitochondria. Head is embedded in the matrix of mitochondria. Right? Okay, so protons are more in the outer chamber, less in the inner chamber. So protons are moving from its higher concentration to its lower concentration passively. And in the headpiece, because of the kinetic energy of the proton, ATP synthase enzyme is triggered and ATP synthesis occurs.
राइट। सो यहाँ पे एक प्रोटॉन पेयर के लिए एक एटीपी बना। एक प्रोटॉन पेयर जब आउटर चेंबर टू इनर चेंबर आया तो एटीपी सिंथेज एंजाइम ने एक एटीपी बनाया। ओके, व्हाट हैपन टू दिस प्रोटॉन देन? सी, प्रोटॉन पंप द्वारा आए ये प्रोटॉन, राइट। ओके, साइटोक्रोम AA3 द्वारा इधर से आए वाला ये इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड एटमॉस्फेयर से आया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कंबाइन विथ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखे हैं, ऑक्सीजन कंबाइन विथ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज आयोनाइज्ड, oxygen is ionized, and ionized oxygen combined with proton. Ionized oxygen combined with proton to produce metabolic water. समझ रहे हो? राइट। सो हमको बेसिक क्या ध्यान में रखना है? पहले सिंपल ETS ध्यान में रखनी है। सीक्वेंस 3 जगह सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होती है। सफिशिएंट एनर्जी मैट्रिक्स टू आउटर चेंबर प्रोटॉन को शिफ्ट करती है। जब ये प्रोटॉन आउटर चेंबर टू मैट्रिक्स पैसिवली ऑक्सीजोम द्वारा फ्लो करते हैं तो एटीपी बनता है। ओके, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस है इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम करने वाले कैरियर्स है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। हमने किसको नहीं लिखा? हमने सिर्फ आयरन सल्फर प्रोटीन को नहीं लिखा, और कोएंजाइम क्यू, रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्यू, ये 2 अलग नहीं लिखे। बाकी ये ETS और ये NTS में कोई अंतर नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस, कॉम्प्लिकेटेड NCERT का डायग्राम आपको बहुत डरा देता है। ओके, तो हम डरेंगे नहीं, हम पहले इस पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये जब हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, सिंपल ETS का सीक्वेंस, उसका काम करना, उसका मैकेनिज्म ये बैठ जाएगा, तो हम NCERT की कॉम्प्लिकेटेड ETS पे फिर से फोकस करेंगे। Understood? Isn't it a simple strategy to deal with the complicated matters? Right? चलो सब लोग लगे रहो, कोई टेंशन नहीं लेगा। प्लीज कंप्लीट योर दिस डायग्राम। इसके कंपैरिजन में इसको देखना है, और ये दोनों डायग्राम आजू बाजू ही निकालने हैं। ओके, और इसको लेबल क्या करेंगे हम? सेल्फ स्टडी ETS, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? सेल्फ स्टडी ETS, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेटेड ETS, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। कॉम्प्लिकेटेड ETS, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। राइट, विल डू एवरीथिंग। चलो सब लोग अच्छे से ड्रॉ कर लो।
लिख लिया? चलो, नाउ विल रट्टा द थिंग. सो चलो रट्टा पार्ट. ओके, रट्टा पार्ट के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले सीक्वेंस लर्न हुआ. एवरीथिंग आई से आपने बोलना ही है लाउडली, पूरे घर को सुनाई देना चाहिए. ATS, respiratory chain, terminal oxidation. It is conducted in inner membrane of mitochondria. It requires energy supply. In respiration, energy supply is food. Location of ATS, inner membrane of mitochondria. Energy source, food. Electron carriers are, बोलो मेरे साथ, electron plus proton both, okay, alternately carrier. Electron carriers, NAD, FMN, coenzyme Q, UQ, cytochrome B.C1, cytochrome C, cytochrome AA3, atmospheric oxygen. Right? Okay. What we did, only one thing, this simple ATS is not having iron sulfur protein separately written. Other things are exactly same. चलो sequence learn हो गया. Follow me. ATS involve stepwise release of energy, which is used for synthesis of ATP. In the mitochondria, in the inner membrane, electron plus proton carriers are arranged. From high energy level to low energy level. The glycolysis occur in cell cytoplasm. Generating NADH. The NADH of glycolysis enters in ATS. TCA acetylation TCA occur in matrix of mitochondria. All NADH follow ETS. Right? Then NADH carry hydrogen from the oxidative step. Reduced NADH is reduced coenzyme U hydrogen to FMN. At this place, sufficient energy is released, which transfer proton from NAD from inner chamber to outer chamber. It transfers proton from inner chamber to outer chamber. Electron move to iron sulfur protein. It gives electron to coenzyme Q, UQ. UQ is reduced. UQH2 by accepting one pair of proton coming here. Proton pair coming from matrix. For transfer of this proton, energy is coming from cytochrome B.C1. ये प्रोटॉन पेयर मैट्रिक्स से आउटर चेंबर भेजने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी साइटोक्रोम B.C1 आयन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम C1 इसने दी. So this is second pair of proton shifted from matrix to outer chamber. Then from cytochrome C1, electron goes to cytochrome C. Which is motile electron carrier. Cytochrome C carries the electron to cytochrome A.A3. During this downhill transfer, at each step energy is released. But when it is sufficient, the energy is used to pump a proton from the matrix to the outer chamber actively. Whenever
sufficient energy is released, it pumps the proton from the matrix to outer chamber. Hence it is called proton pump. Right? So more proton accumulate in outer chamber, more proton accumulate in outer chamber, less proton in matrix, less proton in matrix. Hence proton shift passively. Hence proton shift passively from the outer chamber to inner chamber, from the outer chamber to inner chamber through oxysome F1 particle, through oxysome F1 particle. In F1 particle, when proton's kinetic energy is used, ATP synthesis occurs. De-energized electron of cytochrome A3. Proton coming from outer chamber, de-energized electron, proton coming from outer chamber, and atmospheric oxygen combine, to generate metabolic water. When NAD perform ETS, 3 proton pair, 1, 2, 3. 3 proton pair are shifted from matrix to outer chamber. For that, sufficient energy is given by, for shifting proton, sufficient energy is given by NADFMN complex number 1. अब मैंने पहली बार बात करना शुरू किया. NADFMN complex number 1. Cytochrome B.C1 complex 3. Right? Cytochrome AA3 complex 4. Right? Okay. So 3 location, sufficient energy released to synthesize ATP. FAD joins the path directly at coenzyme Q. अगर FAD को हमको यहाँ पे जोड़ना है तो ये हमने यहाँ पे ऐड किया है. FAD joins the path at coenzyme Q, release sufficient energy at these 2 steps. Hence only 2 proton are shifted from the matrix to the outer chamber. When these proton go back to matrix of mitochondria, ATP are synthesized. Understood? Right? Okay, chalo. Ab last baat. This total ETS is divided into 5 complexes. चलो आपने ये लिख लिया है पूरा. इसको ब्रैकेट करो NADFMN, इसको ब्रैकेट करो NADFMN कॉम्प्लेक्स नंबर 1. NADFMN complex number 1. Then FAD is complex number 2. Okay. Then cytochrome B.C1 complex number 3. Cytochrome AA3 complex number 4. And the last complex number 5 is ATP synthase. बस इतना बेसिक ध्यान में रखो. I repeat, rapid revision. ETS, electron transport system, occurs in inner membrane of mitochondria, cytoplasm, outer membrane of mitochondria, outer chamber of mitochondria, inner membrane of mitochondria matrix. All oxidative step, glycolysis की जो cytoplasm में हुआ, acetylation TCA की जो matrix में हुआ, will give hydrogen. Many times hydrogen is accepted by NAD, only once hydrogen is accepted by FAD. When NAD accepts hydrogen, it gives hydrogen to FMN, sufficient energy release, proton shifted to outer chamber, electron move to iron sulfur protein. Iron sulfur protein, U electron to UQ, coenzyme Q.
coenzyme Q uptake proton from the matrix. So UQH2 is formed. UQH2 shift the proton to the outer chamber and electrons are moving to cytochrome B.C1. So cytochrome B, iron sulfur protein, cytochrome C1. Then the electron move to cytochrome C, which is a motile carrier. Cytochrome C gives the electron to cytochrome AA3, which are copper containing electron carriers. This complex also releases sufficient energy, because of which one proton pair shifted from inner chamber to outer chamber. Hence, one NAD shift 3 proton pair from inner chamber to outer chamber. One NAD shifts 3 proton pair from inner chamber to outer chamber. When this proton enter back via oxysome passively, more proton outer chamber, less proton in inner chamber. Proton gradient is developed. प्रोटॉन कंटिन्यूअसली बाहर जा रहे हैं, बाहर प्रोटॉन ज्यादा, अंदर प्रोटॉन कम, ग्रेडियंट डेवलप हुआ. ग्रेडियंट बनाने का फायदा क्या है? प्रोटॉन पैसिवली मूव करना शुरू करेंगे. प्रोटॉन में पैसिव मूवमेंट की एटीपी के पार्टिकल द्वारा, F1 पार्टिकल द्वारा, तो यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और हेड पीस में एटीपी बनेगा. राइट, दिस इज पाथवे फॉर NAD. What we said, अगर FAD के साथ प्रोसेस हो रहा है, अगर FAD अगर हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो FAD to iron sulfur protein to UQ, then UQ gives to cytochrome B.C1, C cytochrome AA3. Okay, so पाथ कैसा है बेटा? NAD ने फॉलो किया तो सेम पाथ जाएगा, अगर FAD ने फॉलो किया तो ऐसे पाथ जाएगा. NAD द्वारा 3 जगह सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी तो 3 ATP बनेंगे. FAD द्वारा 2 जगह सफिशिएंट एनर्जी होगी तो रिलीज होगी तो 2 ATP बनेंगे. De-energized electron, proton which are pumped in plus atmospheric oxygen combine to form metabolic water. Okay, so this is ETS. नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्सेस फिर से और डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा. अब पहले हमने ये रटना है और कॉन्सेप्ट जो मैंने सिंपल करके बताया वो समझना है. डोंट रीड एनसीईआरटी. जब मैं एनसीईआरटी पढ़ के सुनाऊंगी बाद में आप पढ़ेंगे. तो होल्ड ऑन, रिवाइज द लेक्चर एंड जस्ट रीड these 2 diagrams. Learn these 2 diagrams. It will give you answer of every MCQ.